नमस्कार, स्वागत है सभी का आज वर्ड्सवर्थ के लास्ट क्लास में। वर्ड्सवर्थ के पोइट्री की बात हम पिछले हफ्ते से कर रहे हैं और 5 वीडियो शायद आपको पूरी मिल भी चुकी हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। आज वर्ड्सवर्थ को कंक्लूड कर रहे हैं उनके कंक्लूडिंग पोएम्स के साथ, उनके लास्ट फेज ऑफ लाइफ के साथ। क्लियर? चलिए, आज की जो पहली पोएम हम करने जा रहे हैं, जो उन्होंने लिखा जब वो लौट करके आए थे फ्रांस से तब, और उसका नाम है गिल्ट एंड सॉरो। राइट, द पोएम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज टाइटल्ड एज गिल्ट एंड सॉरो। दिस इज द फर्स्ट पोएम and we will be discussing other poems as well. Right, this is not the only poem, but for today's class this is the first poem, Guilt and Sorrow. The poem had a different title as well. एक बार नेट में पूछा भी जा चुका है कि अल्टरनेटिव टाइटल क्या है गिल्ट एंड सारो की। अल्टरनेटिव टाइटल जो थी इसकी सेल्सबरी प्लेन। सेल्सबरी प्लेन ये अल्टरनेट टाइटल थी गिल्ट एंड सॉरो की। राइट, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिल्ट एंड व्हाट इज सॉरो हियर इन दिस पोएम? राइट, it has been said that Wordsworth's guilt and sorrow reflects his disturbed state of mind. Right, when he became so distressed कि वो उनके पोएट्री में उतर आया आफ्टर द फेलियर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और जब फ्रांस और इंग्लैंड का वार शुरू हो गया तो वर्ड्सवर्थ बिकेम वेरी मच डिप्रेस्ड। वर्ड्सवर्थ वहाँ से जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन का रिजल्ट ये होता है कि वो पोएम उनकी गिल्ट एंड सॉरो आ जाती है। एंड ये पोएम एक तरीके से सामाजिक पोएम थी, सोशल पोएम थी गिल्ट एंड सॉरो, जहाँ पर वर्ड्सवर्थ क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो पीनल लॉ को डिस्कस कर रहे होते हैं। पीनल लॉ कैसा लॉ होता है जो पनिशमेंट के बारे में होता है, पीनल लॉ को डिस्कस करते हैं, सोशल इनजस्टिस को डिस्कस करते हैं और वार को डिस्कस करते हैं। पीनल लॉ को डिस्कस करते हैं, सोशल इनजस्टिस को डिस्कस करते हैं और वार को डिस्कस कर रहे होते हैं। वैसे जनरली वर्ड्सवर्थ के पोइट्री का जो सब्जेक्ट होता है वो नेचर होता है, नेचुरल सराउंडिंग्स होती है, बट गिल्ट एंड सॉरो में या सेल्सबरी प्लेन में जो उनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है वो वार होता है, पीनल लॉ होता है और सोशल इनजस्टिस होता है। द सफरिंग ऑफ अ विडो जो है, इनोसेंट विडो की बात करते हैं जिसका हस्बैंड वॉर में मार दिया जाता है। इनोसेंट विडो जो है विडो कैसे हुई है? बिकॉज ऑफ द वॉर, कॉज्ड बाय वॉर एंड द प्लाइट ऑफ द टेक्निकली राइट जो गिल्टी बट एसेंशियली गुड मैन है आर टचिंगली डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। राइट, गुड मैन की जो सफरिंग्स हैं, जो किसी और के कॉज के वजह से सफ़र कर रहे हैं, उसको वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम गिल्ट एंड सॉरो में डिस्क्राइब किया है। राइट, द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय वर्ड्सवर्थ्स मेमोरीज ऑफ द अमेरिकन वॉर एज वेल। राइट, तो एक तो फ्रेंच और इंग्लिश वॉर है ही है और दूसरे साथ जो है एक और वॉर का एक्सपीरियंस है मिस्टर वर्ड्सवर्थ का और दैट इज द अमेरिकन वॉर। राइट, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किस किस वॉर की बात कर रहा होता है। राइट, अमेरिकन वॉर एंड हिज एक्सपीरियंस ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस एंड वाज मेंट टू हाईलाइट द इल इफेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ पोर। राइट, द पोएम वाज मेंट टू हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन द पुअरर मैन, ऑन द जो है लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वार का, उसकी बात किया है वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम गिल्ट एंड सॉरो और सेल्सबरी प्लेन में। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट पोएम जो है आज की क्लास की जिसको हमको डिस्कस करना है, उस पोएम का बहुत ही जो है पोएम नहीं क्या कह लीजिए, वो एक प्ले है। पहले उस प्ले की बात कर लेते हैं फिर पोएम पर आते हैं और वो प्ले है द बॉर्डर्स। द बॉर्डर्स जो है ये वर्ड्सवर्थ का प्ले है और ये एक ट्रेजेडी है। राइट, द बॉर्डर्स इज अ ट्रेजेडी
जैसे शेक्सपियर की ट्रेजेडी होती थी, सेम वे द प्ले इज इन 5 एक्ट्स। 5 एक्ट्स की ट्रेजेडी है एंड द प्ले इज सेट इन 13th century। द प्ले इज सेट इन 13th century की सेटिंग है प्ले की, द बॉर्डर्स की, राइट। डील किससे करता है? द प्ले डील्स विद द साइकोलॉजी ऑफ गुड मैन एंड द विलानी ऑफ एन एविल मैन। जो गुड मैन की साइकोलॉजी है, उस गुड मैन का नाम है मार्माड्यूक, MARMA ड्यूक, ये गुड मैन है। और जो दूसरा एविल मैन है उसका नाम है ओसवाल्ड, ये विलेन है। और दोनों की साइकोलॉजी से डील करता है ये प्ले द बॉर्डर्स एंड मे बी सेड कि द प्ले इज एन अटेम्प्ट टू प्रेजेंट सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी, राइट। किससे डील करता है? क्रिमिनल साइकोलॉजी से डील करता है, राइट। क्रिमिनल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके माइंड्स में क्या चल रहा होता है, उनके माइंड से डील कर रहा है। क्रिमिनल साइकोलॉजी, राइट, क्रिमिनल साइकोलॉजी से डील करता है। इट इज यूजुअली सेड टू बी रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गॉडविन्स फिलॉसफी, राइट। आपको जैसे कि पता है कि वर्ड्सवर्थ के 2 गुरु थे, राइट। एक गुरु फ्रांस से वो अपना बना करके लाए थे, ब्योपाय नाम था, और दूसरा नाम था फ्रेंच जो है दूसरा फिलोसफर जो है PB शैली के फादर इन लॉ विलियम गॉडविन। और विलियम गॉडविन जब वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे तो अपने फ्रेंच गुरु से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने पोयम लिखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और जब वो वापस आए तो गॉडविन से इंस्पायर हो गए और गॉडविन से इंस्पायर होकर के उन्होंने ये प्ले लिखा था द बॉर्डर्स। और गॉडविन की जो फिलॉसफी थी वो पूरी तरीके से रेडिकल फिलॉसफर हैं, तो उनकी फिलॉसफी रेडिकल फिलॉसफी है, राइट। और गॉडविन की एक बुक भी थी द पॉलिटिकल जस्टिस, उसी पॉलिटिकल जस्टिस से इंस्पायर हैं मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। Godwin had replaced Bupais as Wordsworth's political guru after his disillusionment with the French Revolution, and naturally the tenets of Godwinism have found their way into the poem, which is modeled on Shakespeare's Othello and contains an Iago-like villain in the character of Oswald, right? तो जैसे हमने कहा कि शेक्सपियर के प्ले की तरह बेस्ड है, तो द प्ले इज मॉडल्ड ऑन शेक्सपियर्स ओथेलो, और जो उसका विलेन है ओसवाल्ड, ही इज एन इयागो लाइक कैरेक्टर, इयागो की तरह विलेनियस काम करता है। एज इयागो इज द कॉन्फिडेंट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले, सो इज जो है ओसवाल्ड हियर। तो द बॉर्डर्स इज अ ट्रेजेडी इन 5 acts written after his disillusionment of the French Revolution and inspired by Godwin's philosophy that he propounded in his book Political Justice, right? अब बॉर्डर्स के बाद जो है हम उनके दूसरे पोएम की बात करेंगे, और अब अगली जो पोएम है वो एक नेचुरल सराउंडिंग की है। कम से कम टाइटल तो उसका नेचुरल सराउंडिंग है, नाम है उसका रिउंड कॉटेज, द रिउंड कॉटेज। कोई चीज रिउंड होने के बाद किस हालत में पहुंचती है, और इस रिउंड कॉटेज का मतलब क्या है, कि कौन सी ऐसी कॉटेज की बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से रिउंड हो गई थी। 1797 में आई थी पोयम द रिउंड कॉटेज, राइट। और इस रिउंड कॉटेज को वर्ड्सवर्थ ने बाद में इंक्लूड कर लिया था, इनकॉर्पोरेट कर लिया था अपने पोयम एक्सकर्सन में, राइट। द रिउंड कॉटेज which was incorporated into the excursion to form book 1 of that long poem, right, deals with the miseries of woman, her suffering, poverty, sorrow and death। एक वुमन होती है, उसके सफरिंग से डील कर रही होती है, उसके मिजरीज से डील कर रही होती है, MISERIES।
मिजरीज, सॉरो, डेथ, मतलब ये सब निगेटिव थीम्स हैं एक वुमन की, जो इस पोयम में डिस्कस किया था मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वुमेन्स मिजरीज, वुमेन्स सॉरो, वुमेन्स डेथ। और स्टोरी की बात करें अगर हम, तो द र्यून्ड कॉटेज जो पोएम है, इट टेल्स द पैथेटिक स्टोरी ऑफ मार्गरेट। तो जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है मार्गरेट, MARGARET। मार्गरेट प्रोटैगनिस्ट है, उसके सफरिंग की बात कर रहा है, उसके पैथेटिक स्टोरी की बात कर रहा है। इसका हस्बैंड होता है जिसका नाम है रॉबर्ट। रॉबर्ट डिसअपियर हो जाता है एंड उसका बेबी जो है मर जाता है, और उसके बाद जो है हु हरसेल्फ डाइज इन कॉटेज, खुद मर जाती है। मतलब मार्गरेट गायब हो कि जो हस्बैंड है रॉबर्ट वो डिसअपियर होता है, डिसअपियर होने के बाद जो उसकी बेटी है वो मर जाती है, और उसके बाद मार्गरेट भी मर जाती है, और जो कॉटेज होती है इस तरीके से पूरी तरीके से र्यून्ड हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। यही पोएम की टाइटल है और यही उसकी स्टोरी है। द कॉटेज इज दस र्यून्ड एंड लेंड द पोएम इट्स टाइटल। टाइटल भी उसी से आ गई है। द pathos and the tragedy of human life is nicely installed in the poem। वर्ड्सवर्थ ने बहुत बेहतरीन तरीके से आदमी के सफरिंग को और ट्रेजेडी को दिया है इस पोएम में, और पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। और कॉलरिज के हिसाब से अगर हम बात करें तो कॉलरिज ने कहा था इस पोएम के बारे में कि द र्यून्ड कॉटेज इज द फाइनेस्ट पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। र्यून्ड कॉटेज इज द फाइनेस्ट पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज। पूरी अंग्रेजी भाषा की सबसे बेहतरीन पोएम की उपाधि दी थी किसने? कॉलरिज ने। और कॉलरिज जो है वर्ड्सवर्थ के बहुत खास, बहुत घनिष्ठ फ्रेंड थे। ही डिस्क्राइब्ड द पोएम एज द फाइनेस्ट पोएम। और एक 20th सेंचुरी के क्रिटिक हैं F.R. लीविश, और F.R. लीविश ने पोएम के बारे में कहा कि द र्यून्ड कॉटेज इज द फाइनेस्ट पोएम दैट वर्ड्सवर्थ रोट। जितनी भी पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं उसमें सबसे बेहतरीन पोएम जो है वह र्यून्ड कॉटेज, ये मानना था F.R. लीविस का, राइट। F.R. लीविस का मानना था कि द फाइनेस्ट पोएम है दैट वर्ड्सवर्थ रोट। ये टाइटल दे दिया था किसने? F.R. लीविस ने। और पोएम जैसे कि सारी पोएम्स होती हैं वर्ड्सवर्थ की, तो इस पोएम में द र्यून्ड कॉटेज में भी वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल इंटरेस्ट छिपा हुआ है। द स्टोरी ऑफ द डिसर्शन ऑफ मार्गरेट बाय हर हस्बैंड। मार्गरेट का पति उसको छोड़ करके चला जाता है, तो आप ये भी गेस कर सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ भी अपनी बिलवेड एनेट को छोड़ करके फ्रांस से लंदन आ गए थे, तो उनका अपना भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी पोएम में रिफ्लेक्ट होता है, पोएम में वो भी झलकता है। ये र्यून्ड कॉटेज की स्टोरी है, बर्बाद झोपड़ी की स्टोरी है। मार्गरेट और रॉबर्ट कैरेक्टर हैं, और रॉबर्ट चला जाता है, मार्गरेट और उसकी बेटी दोनों की डेथ हो जाती है, और कॉटेज बिल्कुल तरीके से र्यून्ड हो जाता है। पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी है, कॉलरिज के हिसाब से फाइनेस्ट पोएम है, और F.R. लीविस के हिसाब से फाइनेस्ट पोएम है वर्ड्सवर्थ की। क्लियर? नेक्स्ट पोएम पर आते हैं। नेक्स्ट पोएम का नाम है द वाइट डो राइलस्टोन।
The White Doe Ralston. The poem was written in 1808 but published in 1815. 1808 में लिखी गई और 1815 में पब्लिश हुई थी। और ये पोयम भी एक पैथेटिक और ट्रेजिक स्टोरी है ऑफ अ डिसेंट एंड डेडिकेटेड मेड की, और उस डेडिकेटेड मेड का नाम होता है एमिली। राइट, एमिली होता है नाम, और उसका एक वाइट डो होता है विच एक्ट्स एज हर स्पिरिचुअल कंपेनियन एंड गार्डियन। तो पैथेटिक स्टोरी तो है ही है, वुमन की स्टोरी है, और उसके साथ साथ जो है द पोएम डील्स विद स्पिरिचुअलिटी। और वाइट डो जो है, जो नेचर का सिंबल है, ये क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी का सिंबल होता है एमिली के लिए। राइट, जो उसका गार्जियन होता है, जैसे वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर ही गार्जियन है, वैसे डो जो है यहाँ पर गार्जियन है एमिली के लिए। और जो सिंबॉलिक सुपरनेचुरलिज्म है वो पूरी तरीके से वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम में उधार लिया था अपने मित्र कॉलरिज की एक पोयम थी क्रिस्टाबेल। क्रिस्टाबेल से इंस्पायर्ड थे वर्ड्सवर्थ, और उसी से जो है सुपरनेचुरलिज्म को बारो किया वर्ड्सवर्थ ने और इस पर लगा दिया था। एक वर्ड्सवर्थ के क्रिटिक हैं, नाम है जेफरी डोरेंट। उन्होंने कहा कि जो द पोएम है द वाइट डो राइलस्टोन, ये एक हिस्टोरिकल रोमांस है। राइट, क्या बता दिया था इस पोएम को? इस पोएम को हिस्टोरिकल जो है रोमांस बता दिया था। राइट, हिस्टोरिकल रोमांस की संज्ञा दे दी थी किसने? उनके क्रिटिक का नाम था जेफरी डोरेंट। नाम लिख देता हूं, ये किसने कहा है? GEOFFERY, जेफरी, DURRANT। He is a Wordsworthian scholar and he described the poem The White Doe Ralston as historical romance, right, which serves to remind of Wordsworth's artistic resourcefulness. क्लियर? तो ये पोएम हो गई द वाइट डो राइलस्टन। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट पोएम की, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जो भी ऑटोबायोग्राफिकल है, और शायद ये मान लीजिए कि वो लास्ट भी पोएम है जिसको हम डिस्कस करेंगे वर्ड्सवर्थ के सेक्शन में, और उस पोएम का नाम था वार्डाकोर एंड जूलिया। वार्डाकोर एंड जूलिया। WARDACOUR, वार्डाकोर एंड जूलिया। ये भी एक पोएम है, और वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है प्रिल्यूड, उसी प्रिल्यूड के बुक नंबर 9 में इंक्लूड थी, जब प्रिल्यूड 1805 में आया था तब। वैसे सेपरेट भी ये पोएम पब्लिश हुई थी, बट बाद में इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी? द प्रिल्यूड। और जब ये सेपरेट पोएम पब्लिश हुई थी तब इसको कहा गया था कि ये वेल्ड ऑटोबायोग्राफी है। वेल्ड का मतलब होता है ढका हुआ, मतलब ढका हुआ कैसे है? कवर्ड ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है कि वर्ड्सवर्थ ने नाम तो किसी और का लिख दिया है, वार्डाकोर एंड जूलिया, और बात अपनी बता रहे हैं। ये वेल्ड ऑटोबायोग्राफी, कवर्ड ऑटोबायोग्राफी है। Wordsworth does not appear in the poem as I, as he often appears in his poems. I तो है, बट वो इनके लिए नहीं, किसी और के लिए है। पोयम पूरी थर्ड पर्सन में लिखी गई है, एंड he tells the story heard from his political guru, जो फ्रांस का था, माइकल ब्योपी इन फ्रांस, उससे उसने स्टोरी सुना था। वार्डाकोर और जूलिया ये दोनों लवर्स थे, उन लवर्स की स्टोरी और थर्ड पर्सन में उन्होंने लिखा है। और किसके बारे में लिखा है? ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड लवर्स
फ्रस्ट्रेटेड लव एंड द फाइनल सेपरेशन ऑफ दीज टू, राइट। और वो फिर फाइनल सेपरेशन ऑफ दीज टू जो है वो वर्ड्सवर्थ और एनेट के सेपरेशन से मिलता जुलता है, इसीलिए वेल्ड ऑटोबायोग्राफी है। द पोएम हैज अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू द एक्चुअल occurrence of the love affair of Wordsworth and ended well and in France and his separation from his beloved Annette and his so-called daughter Caroline, राइट। ये लास्ट पोएम है जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं जिनका नाम आपको बता देता हूँ, कुछ पिछले भी वीडियो में बताया था, कुछ यहाँ पर भी इंक्लूड कर देता हूँ। द लास्ट फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएटिक करियर बिगिंस विद लॉडोमिया। लॉडोमिया की हमने बात कर ली थी जो 1814 में आई थी, एंड अ फ्यू अदर पोएम्स ऑन क्लासिकल सब्जेक्ट्स। लॉडोमिया पोजेस एडिक्वेट पोएटिक मेरिट। और उसके बाद वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक पावर है धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू होता है। सम ऑफ द अदर रिमार्केबल पोएम्स ऑफ द पीरियड जो है उसमें हमने आपको रिवर डेडेन सॉनेट्स बताया था, एक्लेसियास्टिकल स्केचेस की बात किया था जिसको बाद में नाम हो गया था एक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स, और फिर हमने बात किया था यारो रिविजिटेड एंड अदर पोएम्स की। ये वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। इवनिंग वॉलंटियर्स की एक बात हमने जो नहीं बताई थी वो अब सुन लीजिए कि लास्ट में जो उन्होंने 14 सॉनेट्स लिखे थे किस पर, अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ। अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ 14 सॉनेट्स। ये बात हमने नहीं बताई थी तो लास्ट क्लास के लिए छोड़ रखा है, आज देख लीजिए। अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ इट इज अ कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी सॉनेट्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 14 सॉनेट्स। सॉनेट्स में 14 लाइन्स भी होती हैं और अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ में भी 14 सॉनेट्स ही थे, राइट। अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ 1839 और 1840 के बीच में लिखा गया था। 1839 एंड 1840 के बीच में लिखा गया था upon the punishment of death, and it included total how many sonnets, it included total 14 sonnets। और अपार्ट फ्रॉम जो है मैथ्यू और जो है वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें तो एक और पोएम थी जिसका नाम था द इजिप्शियन मेड जो 1835 में आई थी। अगर लास्ट में बात करें द लास्ट ऑफ हिज मिसलेनियस सॉनेट्स वर रिटन इन 1845 जब वो पोएट लॉरिएट बन गए उसके बाद, राइट। मिसलेनियस सॉनेट्स में उसको पब्लिश कराया था और बाद में इन द लेटर फेज ऑफ हिज लाइफ वो सॉनेट ही लिखते रहे एंड सॉनेट बिकेम हिज वॉइस फॉर द हिज वॉइस एंड हिज फीलिंग्स जो है सॉनेट के थ्रू एक्सप्रेस करते रहे। रिलीजियस इश्यूज़ को, लोकल इश्यूज़ को, पॉलिटिकल इश्यूज़ को, सब पर उन्होंने सॉनेट्स लिखे हैं। और एक ओड और है वर्ड्सवर्थ का जो उनका लास्ट सक्सेसफुल ओड कहा जाता है, उस लास्ट सक्सेसफुल ओड का नाम है ऑन द पावर ऑफ साउंड। ऑन द पावर ऑफ साउंड, this is the last successful sonnet, successful ode by विलियम वर्ड्सवर्थ। एक ओड है, राइट। सक्सेसफुल की बात करें और उसके बाद एक एलिजी भी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड जेम्स हॉग के ऊपर लिखा था। एलिजियाइक पोएम है और उसका नाम है एक्सटेम्पोर इफ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग, राइट। एक्सटेम्पोर इफ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग। Effusion on the death of जेम्स हॉग। ये एक एलिजी है, एलिजियाइक पोएम है जेम्स हॉग के डेथ पर। तो ऑन द पावर ऑफ साउंड और एक्सटेम्पोर इफ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग जो 1835 में लिखी गई थी। और ये ऐसी पोएम है जहां पर द पोएम रिवील्स द रेमेनेंट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएटिक पावर, वर्ड्सवर्थ के पोएटिक पावर की बात करती है। क्लियर। लास्ट पोएम थी वो जो हमने डिस्कस किया है। अब हम बातें करते हैं कुछ क्रिटिक्स की जिन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ अच्छे और कुछ खराब कमेंट्स पास किए हैं और जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है और आपको आंसर करना होता है।
वर्ड्सवर्थ के बहुत सारे क्रिटिक हैं। वर्ड्सवर्थ सबसे जो है बड़े पोएट हैं, शेक्सपियर के बाद वर्ड्सवर्थ का ही नाम आता है। सो ईच जो क्रिटिक होता है वो वर्ड्सवर्थ पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करता है। एक वर्ड्सवर्थ के बाद एक पोएट थे जिनका नाम था ब्राउनिंग, और ब्राउनिंग ने भी एक पोएम वर्ड्सवर्थ पर लिख दी थी, और ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था अपनी पोएम में, और ये कहा था कि वर्ड्सवर्थ ने फॉर द हैंडफुल ऑफ गोल्ड जो है वर्ड्सवर्थ ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और पोएट लॉरेटशिप एक्सेप्ट कर ली थी। किसने ऐसा बोला था? मिस्टर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और उस पोएम का नाम क्या था? वो पोएम का नाम आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद से सर्च करिएगा और समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं अगर ढूंढे मिला तो जब लास्ट क्लास में लाइव आएंगे तब आपको उसका आंसर बता देंगे। फिलहाल आपको होमवर्क दे दिया है, आपको ये ढूंढना है कि ब्राउनिंग ने कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ पर लिखी थी। राइट। एक 20th सेंचुरी के कह लीजिए लास्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी में ही एक क्रिटिक थे, नाम था AC ब्रैडली। AC ब्रैडली को आप लोग शेक्सपियर के बारे में जानते हो, उन्होंने शेक्सपियर के लिए लिखा था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, लेकिन उन्होंने कुछ वर्ड्सवर्थ के बारे में भी लिखा है। और AC ब्रैडली ने वर्ड्सवर्थ को कहा था कि वर्ड्सवर्थ इज इंडिस्प्यूटेबली द मोस्ट सबलाइम ऑफ आवर पोएट्स आफ्टर सिंस मिल्टन। मिल्टन के बाद सबसे ज़्यादा सबलाइम पोएट जो है वो है मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। ये AC ब्रैडली का स्टेटमेंट है। दोबारा से स्टेटमेंट सुनिएगा, वर्ड्सवर्थ इज इंडिस्प्यूटेबली द मोस्ट सबलाइम ऑफ आवर पोएट्स since Milton. This was the statement of AC Bradley. Wordsworth is indisputably the most sublime of our poets since Milton. All right. एक क्रिटिक है, नाम है ओलिवर एल्टन। राइट, ओलिवर एल्टन। इन्होंने वर्ड्सवर्थ को पोएट्स पोएट कहा है। वैसे पोएट्स पोएट जो है स्पेंसर को कहा जाता है, बट ओलिवर एल्टन ने वर्ड्सवर्थ को ही पोएट्स पोएट कहा है कि एक पोएट तो खुद हैं वो, लेकिन वो कवियों के कवि हैं, ऐसा बोला है ओलिवर एल्टन ने। किसको बोला है? वर्ड्सवर्थ को। और शैली ने वर्ड्सवर्थ को बोला है कि वर्ड्सवर्थ कौन थे? वर्ड्सवर्थ को PB शैली ने मोरल यूनक बोला है। राइट, किसने बोला है मोरल यूनक? कई बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, मोरल यूनक बोला है इनको PB शैली ने। राइट, PB शैली डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोरल यूनक। क्लियर? मोरल का मतलब होता है नैतिक, यूनक का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। जो थर्ड जेंडर है उसको यूनक कहा जाता है, ऐसा PB शैली ने उनको बोला है। और मैथ्यू अर्नल्ड ने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ को द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। राइट, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर बोला है मैथ्यू अर्नल्ड ने। तो ये सारे एपिथेट्स हैं जो वर्ड्सवर्थ को अट्रीब्यूटेड हैं बाय द डिफरेंट क्रिटिक्स, बाय द डिफरेंट राइटर्स, and while preparing for the examination you have to keep in mind these important facts, these important epithets attributed to William Wordsworth by different writers, by different critics. Clear? So all right, today here we end Wordsworth. अब वर्ड्सवर्थ पर आपको नोट्स मिलना बाकी है, जो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट क्लास तक या मंडे तक आपको नोट्स सारे अवेलेबल हो जाएंगे इन द PDF फॉर्म, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नए पोएट को PGT के सिलेबस के, और उस नए पोएट का नाम है पर्सी बेशी शैली। तब तक आप एंजॉय करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, तैयारी में अपने लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं।